अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 MGT 101 के लेसन नंबर 2 को देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड कीपिंग एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इन लेक्चर्स के अलावा भी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का मटेरियल चाहिए, आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और इंशाल्लाह जो है वो मैं आपके लिए कोशिश जो है वो ज़रूर करूँगी कि आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ टाइम टू टाइम। ठीक हो गया। तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, आपका 3 पेजेस का जो है वो एक लेक्चर है, और आप बहुत मज़ेदार लेक्चर होने वाला, तो इसको बगैर स्किप किए आपने वॉच करना है। हमारा जो पहला स्टेप में बताया जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या कहा गया हमें। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला है लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ जाता है। इसमें जैसे हमने पिछले लेक्चर में अकाउंटिंग की जो है वो तारीख के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में डिस्कस की थी कि कब शुरू हुआ था, क्या होती है डेवलपिंग, कैसे हुई। ठीक है, अब इस जो लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम ज़रा डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे कि रिकॉर्ड कीपिंग कैसे जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो हम कैपिटल, प्रॉफिट और बजट के बारे में भी पढ़ेंगे। इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। ठीक है, तो हमारे जो बिज़नेस के जो इदारे हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हमारे पास एक है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और दूसरा नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में 3 चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है? ये एक जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यानी ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए जो है वो काम करती हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती हैं। जैसे इसमें सोल प्रोप्राइटर है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में या तो किसी शख्स की दुकान के हवाले से कर ले, या किसी एक शख्स की जो है वो आप बिज़नेस के बारे में बात करें, जहाँ एक बंदा अकेला अपना बिज़नेस चलाता है, वो हमारे पास सोल प्रोप्राइटर है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है? कोई 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के का जो साथ जो है वो कारोबार हम या कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिज़नेस मतलब चलाते हों, वो हमारे पास पार्टनरशिप है। लिमिटेड कंपनीज़ क्या होती हैं? ये कंपनीज़ जो है वो हमारी कानूनी तौर पर अलग जो है वो एक आइडेंटिटी रखती हैं, और ज़्यादा जो है वो बड़े लेवल पर जो है वो बिज़नेस करती हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये क्या होती है? देखिए, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए नहीं चलती, बल्कि सोसाइटी की भलाई के लिए जो है वो काम करती हैं। ठीक है, जैसे एनजीओज़ हो गई। ठीक है, एनजीओज़ में क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये वो इदारा है जो लोगों की जो है वो मदद करते हैं, जैसे एजुकेशन के हवाले से लगा लें या हेल्थ प्रोजेक्ट्स के हवाले से लगा लें। ठीक है, और इसके बाद ट्रस्ट आ जाता है। ऐसा इदारा है ये जो किसी ख़ास मकसद, जैसे कि हॉस्पिटल या स्कूल के लिए जो है वो बनाए जाते हैं, कि ट्रस्ट हो जाता है। ठीक है, सोसाइटीज़ है हमारे पास, लोगों के ग्रुप्स या जो है सोशल या वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए बनाए जाते हैं, वो सोसाइटीज़ में आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपने देख लेने हैं, इनकी आपने नाम याद ज़रूर रखने हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो क्या चीज़ आ जाती है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। उसके बाद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग आ जाता है, यानी रिकॉर्ड कीपिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए स्टूडेंट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिकॉर्ड कीपिंग का, देखिए सोचो कि हम अपने डेली बिजनेस की जो है वो एक डायरी बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम हर दिन की ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। ट्रांजैक्शन मतलब हमने जो है वो क्या सेल और परचेजिंग वगैरह जो होती है वो हम डेली की चीज़ लिखेंगे। इस तरह हमारे पास जो है वो एक रिकॉर्ड आ जाता है कि दिन भर में हमने क्या जो है वो क्या सेल किया है और क्या जो है वो ख़रीदा है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं अगर सिर्फ डायरी में लिखें तो हम। ठीक है, कैसे? एक इनकम और एक्सपेंसेस का मसला आ जाता है सबसे पहले। कैसे? अगर सिर्फ डायरी में लिखा है कि ये जो है वो लिखना जो है वो मुश्किल हो जाता है समझने के लिए कि पैसा जो है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करती है इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो जो पेज पर जो हम लिस्ट बनाते हैं, ज़्यादा मतलब डायरी होती है, पेज होते हैं, तो डायरी में सिर्फ एक लिस्ट बनती है। एक के नीचे जो है वो हमें एक लिखना होता है, यानी हमने ऊपर लिख दिया परचेजिंग, नीचे लिख दिया सेलिंग। ठीक है, इसमें प्रॉपर तरतीब नहीं होती। ठीक है, तीसरा नंबर पे हमारे पास आ जाता है जो है प्रोडक्ट का कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा जो है वो हमने कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा हमारी बिक रही है और कौन सी चीज़ जो है वो कम बिक रही है, मतलब प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, सिंपल लफ्ज़ों में सिर्फ डायरी में ट्रांजैक्शंस लिखने से थोड़ा रिकॉर्ड तो बन जाएगा, लेकिन बिज़नेस की असली सूरत जो है वो समझना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ था। देखिए, अब यहाँ पे आपके पास जो है वो एक डायरी ऑफ ट्रांजैक्शंस है।
यहाँ पे लिखा हो पर्टिकुलर्स हैं और हमारे पास प्राइसेस हैं, ठीक है। अब देखें सोल्ड है जो 5 नंबर्स ऑफ आइटम ए, ठीक है। वो आइटम ए जो है वो 5 जो है वो चीज़ें सेल हुई हैं, 1000 आ गया। फिर परचेज्ड आ गए 10 नंबर्स, ठीक है। आइटम बी 15,000, सोल्ड 1 नंबर ऑफ आइटम सी, ठीक है, 2000। अब हमें ये नहीं पता चल रहा किससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट और कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, कौन सी चीज़ जो है वो कम बिक रही है, ठीक है। इससे हमारे पास एक डायरी और तरतीब नहीं है, सेलिंग की नहीं है, परचेजिंग की। यहाँ पे कभी सेलिंग का आ रहा है, कभी परचेजिंग का आ रहा है, ठीक है। कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो कभी टेलीफोन का बिल आ रहा है, कभी सैलरी पेड आ गई। तो ये डायरी जो है वो एक रिकॉर्ड तो आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीका जो है वो सिस्टम नहीं बनता इसमें, ठीक हो गया। तो इसलिए जो है वो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ था, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है अवेलेबल अल्टरनेट, यानी दूसरा तरीका जो है वो रिकॉर्ड रखने का कौन सा हो सकता है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताया ये रिकॉर्ड है कि आप 1 बाय 1 जो चीज़ आपकी हो रही है, आप चाहे बिल है चाहे आपकी सैलरी है, जैसे आपको जो है वो उन्होंने एक टेबल भी दिया है। पहला तरीका तो वो आ जाता है। दूसरा तरीका कौन सा अल्टरनेट अवेलेबल जो है, महीने के एंड पर सारी ट्रांजेक्शन्स जो डायरी में लिखी होती हैं, आपने लिखनी होती है डेली, आप जो लिखते हैं जैसे, उनको दोबारा देखकर उन्हें अलग अलग पेजेस पर लिखो आप। जैसे आप हर डे, जैसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है, आप डेली क्या बेचा है, क्या आपने जो है वो ख़रीदा है, ठीक है। तो क्या बिल्स आपने अदा की हैं, वो सारे आप एक पेजेस पे 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, डेली आप लिखते जाएंगे इसी तरह। तो फिर महीने के एंड पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि सारे जो है वो दोबारा लिखने पड़ेंगे अलग अलग पेजेस पर, यानी हर पेजेस पर एक ही टाइप की ट्रांजेक्शन्स होंगी। यानी एक पेज पर आप सेल लिखेंगे सारी, कि आप पूरे महीने में कितना जो 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 चीज़ें सेल हुई वो लिखेंगे डिटेल। दूसरे पेज पे आप परचेज़ की चीज़ें लिखेंगे। तीसरे पेजेस पर जो है वो आप एक्सपेंसेस लिखेंगे, यानी हर टाइप का जो आपका खर्चा हुआ। तो इस तरह हर पेजेस से हमें जो है वो एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी इस तरह के, कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा बिक रही है और कौन सी हमारे ज़्यादा जो है वो खर्चे हो रहे हैं, कौन सी चीज़ कम बिक रही है, ठीक है। सारा एक क्लियर डाटा आ जाएगा आपका। लेकिन प्रॉब्लम्स भी आएंगी हमारी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगी, अगर ट्रांजैक्शंस कम हो तो ये काम आसान हो जाता है, ठीक है। यानी आपकी कम चीज़ें सेल हो रही, कम चीज़ें फ़रोख्त हो रही है, कम एक्सपेंसेस हो रहे, तो आपके लिए इजीली है, आप कर सकते हैं। बट अगर ट्रांजैक्शंस 100 या थाउजेंड्स में हो तो महीने के एंड पर तो उन्हें अलग अलग चेक करना और एनालाइज करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो रिज़ल्ट निकालने में फिर टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी ज़्यादा, ठीक है। तो सिंपल लफ्ज़ों में डायरी को अलग अलग पेजेस में तोड़ने के तरीका जो है वो थोड़ा मददगार ज़रूर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होने पर ये प्रैक्टिकल नहीं रहते, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत होती है। क्लियर हो गया बच्चों। तो बच्चों आपने जो है वो इस चीज़ में से अवेलेबल अल्टरनेट में से आपने जो है वो कुछ भी चीज़ याद नहीं करनी, जस्ट आपने एक इसका जो है वो कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखना है कि ये अल्टरनेट अवेलेबल में क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपसे बाय चांस पूछ भी लिया जाए तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। क्लियर हो गया। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। अब कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में आपको फ़र्क जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। देखिए स्टूडेंट्स, जो कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है, देखिए हर सेल और परचेज़ जो है वो कैश पर नहीं होती। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कैश में क्या फ़र्क होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है। देखिए कभी कभी पेमेंट जो है वो फ़ौरन नहीं होती, बल्कि हम क्या कहते हैं कुछ दिनों पे रख देते हैं, हम चीज़ फ़ौरन ले लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम जो है वो बाद में इस चीज़ के पैसे दे देंगे, हफ्ते बाद दे देंगे या 15 डेट को दे देंगे, ठीक है। तो इसे हम जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, जिसे क्रेडिट मतलब उधार वाला सिस्टम होता है, उधार कहते हैं जिसे हम, ठीक है। जो डायरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है, मतलब जो फौरी तौर पर हम चीज़ें लेते हैं, देते हैं और पैसा भी हमारा फौरी तौर पर लेना देना होता है, तो वो हमारे पास जो है वो कैश ट्रांजैक्शंस होती है। जो हम कुछ दिनों पर डिले कर देते हैं, किसी डेट पर डिले कर देते हैं, किसी दिन पर कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को अलग डायरी में लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। एक डायरी हम कैश के लिए बनाएंगे और दूसरी डायरी हम जो है वो क्रेडिट के लिए बनाएंगे, लेकिन हमें तो जो है वो टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल परचेजेस कितने हुए, ठीक है, कितना जो है वो पैसा हम लोगों ने पे करना है और कितना हमने जो है वो लोगों से लेना है, ठीक है। यानी तो ये सारा हमें डेटा चाहिए होता है। तो ये हमारे पास आपको ये चीज़ वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए कैश और क्रेडिट में, ठीक है। तो आप दोनों को अलग अलग लिखेंगे और
का मुकम्मल फिर जो है वो डाटा निकालेंगे। सो सिंपल लफ्ज़ों में बिज़नेस में सिर्फ जो है वो कैश का रिकॉर्ड रखना काफ़ी नहीं होता कि हमने जो है वो लिया और दिया हो गया, वो आपका सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि आपको उधार वाला भी जो है वो रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि दोनों को मिलाकर ही जो है वो असली जो है वो हमें पिक्चर उसकी समझ आएगी कि जो है वो असल में हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हम जो हमारा जो बिज़नेस है वो कहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। तो फिर जो है वो हम आगे अपने बिज़नेस के बारे में मज़ीद जो है वो सोच विचार कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, सेल्स और परचेज आर नॉट ऑलवेज़ फॉर कैश, ठीक है, ये एज एम क्विज़ भी आपको पता होना चाहिए। और समटाइम्स द पेमेंट जो है वो इज़ डिलेड भी हो जाती है टू अ फ्यूचर डेट पे या कोई भी डे के लिए, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा फ़र्क याद रखना है। इसके बाद आप आ जाते हैं आगे, हाउ विल वी गेट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नाउ, ठीक है। अब इसका रिज़ल्ट हमें जो है वो क्या मिलता है, देखें इसी मसाइल को समझने की जो है वो हम कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर एक डायरी कैश की है और दूसरी डायरी जो है वो क्रेडिट यानी उधार की है, तो फिर हम टोटल रिजल्ट्स जैसे कि टोटल सेल्स, टोटल परचेजेस, टोटल पेएबल, टोटल रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, सवाल तो पैदा होता है। तो क्या हमें जो है वो एक तीसरी डायरी भी बनाना पड़ेगी जिसमें दोनों डायरीज़ की इन्फॉर्मेशन कंबाइन हो, और जब उधार का पैसा जो है वो हमारे पास बाद में रिसीव या पे होता है तो क्या हम उस दिन फिर से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अगर हाँ, तो फिर सवाल उठता है कि कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो ज़ाहिर बात है क्वेश्चंस तो होंगे, आपके दिमाग में भी होंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या है, बिज़नेस बड़ा होता जाता है तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। तो कैश और क्रेडिट दोनों को अलग अलग रखने से डुप्लीकेशंस यानी दोबारा एंट्री का जो है वो रिस्क होता है, दोबारा हमें जो है वो काम करना पड़ता है उस चीज़ पर। अगर प्रॉपर सिस्टम ना हो तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। सोल्यूशन देखिए, एक बात क्लियर हो जाती है कि बिज़नेस की सही और कंप्लीट पिक्चर्स तभी हमें मिलेगी जब कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस इस तरह से रिकॉर्ड किए जाएँ, कोई डुप्लीकेशन ना हो, यानी कोई हमें दोबारा काम ना करना पड़े, कोई ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारी मिस ना हो, चाहे हमारी परचेज सेलिंग की है, चाहे हमारी परचेजिंग की है, ठीक है, कोई भी आपकी ट्रांजैक्शंस मिस ना हो। अगर अच्छा, और ये काम जो है वो सिर्फ एक प्रॉपर कमर्शियल अकाउंटिंग सिस्टम में ही जो है वो मुमकिन हो सकता है, ठीक है। मतलब डायरी मेथड छोटे बिजनेस तक ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है सिर्फ डायरी से सही रिजल्ट हमें जो है वो नहीं मिल पाता, इसीलिए प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक हो गया। तो इसमें जो आपने चीज़ें जो है वो देख लेनी है, ये लास्ट वाली लाइन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है, प्रॉपर आपको रिजल्ट मिलता है, वो किससे मिलता है, कमर्शियल अकाउंटिंग से मिलता है। ये अपने एज अ क्विज के हवाले से भी देख लेना, और ये लास्ट वाली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कमर्शियल अकाउंटिंग। अब कमर्शियल अकाउंटिंग क्या होता है, कमर्शियल अकाउंटिंग एक सिस्टम के ज़रिए होती है जिसे डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। ये सिस्टम प्रॉपर और कंप्लीट अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास आ जाता है, पहले सिंगल एंट्री अकाउंटिंग आ जाती है, कैश अकाउंटिंग भी जिसे बोलते हैं और सिंगल एंट्री अकाउंटिंग भी कहते हैं। आपने इनका रिप्लेस जो है वर्डिंग का आपने ये याद ज़रूर रखना है कि सिंगल एंट्री अकाउंटिंग को हम कैश अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये एज अ क्विज के हवाले से भी आ सकता है, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में सिर्फ कैश का मूवमेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसका कैश का मूवमेंट रिकॉर्ड होता है, मतलब पैसा जो आया या गया, बस यही लिखा जाता है आपने, ठीक है। सिर्फ एक एस्पेक्ट लिखा जाता है, जैसे पैसा रिसीव होना या पे होना। सोर्स का जो है रिकॉर्ड नहीं होता, किससे हमें पैसा मिला है या हमने किसको दिया, ये आपने नहीं रखना होता, मेंशन नहीं करना होता किसी चीज़ को, लेकिन सिर्फ आपने ये देखना होता है कि आपके पास जो है वो मनी आई है और गई है, सिर्फ आपने इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है। एग्जाम्पल, आपने जो है वो 1000 रुपये रिसीव किए हैं और डायरी में जो है वो सिर्फ लिख दिया कैश 1000 रिसीव्ड, ठीक है। ये नहीं लिखना कि पैसा जो है वो किस कस्टमर से आपने जो है वो ये रिसीव किया है। क्लियर हो गया। प्रॉब्लम ये है कि इस सिस्टम में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए बड़ा बिजनेस इस सिस्टम पर जो है वो चलाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग का आप लोगों ने देख लेना है कि इसका बेनिफिट या नुकसान क्या होता है, ठीक है, और ये होती क्या चीज़ है। तो इसमें मतलब सिंपल लफ्ज़ों में सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिर्फ पैसे का लेना और आना और जाना जो है वो बताती है, लेकिन डिटेल नहीं बताती कि किससे लिया हमने, किसको दिया, ठीक है। इस वजह से ये जो है वो छोटे बिजनेस तक तो ठीक है, लेकिन बड़ा जितना बिजनेस होता जाएगा आपके लिए डबल एंट्री सिस्टम ज़रूरी हो जाएगा। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होते हैं वो जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम जो है
हर ट्रांजेक्शन्स के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करता है। अच्छा, डबल एंट्री बुक कीपिंग को जो है वो हम कमर्शियल अकाउंटिंग भी कहते हैं, कि आपने इसका दूसरा नाम भी ज़रूर याद रख लेना है, ठीक है। और ये होती क्या है, डबल एंट्री सिस्टम हर ट्रांजेक्शन्स के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करती है, यानी कैश आया या गया ये भी, और किससे हमने लिया या किसको दिया, यानी सोर्स भी, और पेमेंट जो रिसीव है जो इस चीज़ को भी जो है वो दोनों को मेंशन करेगी। ये सिस्टम जो है वो सिर्फ कैश ही नहीं बल्कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करती है। एग्जांपल, बिजली का बिल हमने जो है वो लिखना है, तो चाहे अभी पे ना हुआ हो लेकिन हम लिखेंगे। सैलरी का खर्चा रिकॉर्ड करना होता है, चाहे अभी हमें एम्प्लॉयज़ को पैसा हम लोगों ने जो है वो ना भी दिया हो, लेकिन आप इसको लिखेंगे ज़रूर। कैश अकाउंटिंग वर्सेस कमर्शियल अकाउंटिंग में आपको मैं फ़र्क बताती हूँ। देखिए, कैश अकाउंटिंग क्या होता है, सिर्फ उस दिन रिकॉर्ड जब असल पैसा रिसीव या पे हुआ हो, और कमर्शियल अकाउंटिंग जिसे हम डबल एंट्री भी कहते हैं, और कैश अकाउंटिंग को जो है वो हम सिंगल एंट्री बुक भी कहते हैं, ठीक है। तो उस दिन रिकॉर्ड होता है कमर्शियल अकाउंटिंग में जब एक्सपेंस या इनकम एक्चुअली काज होती है, चाहे पैसा बाद में आपको जो है वो मिले या जाए, ठीक है। आप रिकॉर्ड उसको ज़रूर लिख देते हैं। कुछ आइटम्स का कॉस्ट उनकी यूज़फुल लाइफ पर जो है वो सेपरेट कर देते हैं, जैसे कि मशीनरीज वगैरह हैं, उनका खर्चा हो गया, हर साल थोड़ा थोड़ा जो है वो रिकॉर्ड होता है डिप्रिसिएशन पे। तो ये सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट और प्रोफेशनल होता है, इसलिए बड़े बिजनेस हमेशा डबल एंट्री अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, ठीक हो गए स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको जो है वो इन दोनों की अच्छे से जो है वो समझ आ गई। तो आपने क्या करना है, कमर्शियल अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है ये भी आपने रखनी है कि कमर्शियल अकाउंटिंग इज डन थ्रू अ सिस्टम दैट इज़ नाउन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। इसके बाद जो है सिंगल एंट्री अकाउंटिंग क्या होता है, ये मैंने हाईलाइट किया, ये याद करना अच्छे से, और डबल एंट्री बुक की जो है वो ये भी आपने अच्छे से हाईलाइट कर लेनी है। क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कैपिटल। नो बिजनेस कैन रन विदाउट मनी आर सोर्सेज बीइंग इन्वेस्टेड देयर। देखें, बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करने के लिए पैसा, ये सोर्सेज चाहिए होते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ आपको सोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है। जो पैसे, ये चीज़ें ओनर अपनी पॉकेट से बिज़नेस में लगाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। क्या? जो पैसा या चीज़ें, ये सोर्सेज वगैरह हैं, ओनर अपनी पॉकेट से बिज़नेस में लगाएगा, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। यानी कैपिटल क्या होती है? ओनर की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑनर की इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। मतलब जो पैसा मालिक ने अपने ही बिजनेस में डाला, ठीक है, वो कैपिटल है। हर कैपिटल से प्रॉफिट या रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि हर कैपिटल से प्रॉफिट या रिटर्न हमें उसके लिए मिलना चाहिए। अगर पैसा बिजनेस में लगाया है तो उस पर जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस जो है वो होना ज़रूरी है। कैपिटल फ्री नहीं होता, चाहे ऑनर का अपना पैसा ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ऑनर यही पैसा बैंक में रख देता है या डिफेंस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ख़रीद लेता तो उसे वहाँ भी प्रॉफिट मिलता, ठीक है। इसलिए जब पैसा बिजनेस में भी लगाया जाए तो वहाँ भी जो है वो प्रॉफिट या रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। सिंपल लफ्ज़ों में, कैपिटल वो पैसा है जो ऑनर ने अपने बिजनेस में लगाया। ये पैसा फ्री नहीं होता, जाहिर सी बात है। इस पर हमेशा प्रॉफिट को जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है, वरना ऑनर ये पैसा जो है कहीं और भी जो है वो लगाकर कहीं से भी जो है वो रिटर्न कमा सकता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास मनी वैल्यू ऑफ टाइम। देखिए, वक्त की कीमत, हम जो समझते नहीं है वक्त की कीमत को, वक्त की कीमत बहुत बड़ी होती है। देखिए, बिज़नेस में सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, ऑनर का वक्त भी वैल्यू रखता है, ठीक है। जो टाइम ऑनर अपने बिज़नेस को देता है उसे भी जो है वो कॉस्ट माना जाता है। मतलब ऑनर को अपने टाइम का भी रिवार्ड यानी जो है वो मिलना चाहिए। क्यों ज़रूरी है ये? अगर ऑनर की जगह कोई और बंदा रखा जाता तो उसे सैलरी देनी पड़ती, तो सैलरी देनी पड़ती यानी पैसा उसके हाथों से जाता। तो इसका मतलब है, इसलिए ऑनर का अपना टाइम भी जो है वो बिज़नेस कॉस्ट में शामिल होता है, क्योंकि वो किसी बंदे को नहीं हायर कर रहा, क्योंकि उसको भी तो उसने पैसे देने, तो वो बंदे की जगह पे खुद काम कर रहा है, खुद अपना टाइम लगा रहा है। तो ये भी जो है वो एक बिज़नेस कॉस्ट में शामिल हो जाती है। इसका मतलब है बिज़नेस में ऑनर का पैसा भी फ्री नहीं होता, उस पर भी जो है वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट होता है, और ऑनर का वक्त भी फ्री नहीं होता, उसे भी जो है वो सैलरी जैसी वैल्यू मिलनी चाहिए। सो सिंपल लफ्ज़ों में, बिज़नेस में टाइम और मनी दोनों की कॉस्ट होती है, कुछ भी फ्री नहीं होता और ना ही फ्री समझना चाहिए। क्लियर हो गया। तो इसमें जो स्टूडेंट्स आपने याद करनी है, कैपिटल्स की जो मैंने हाईलाइटेड चीज़ें की हैं ये सारी आपने इंपॉर्टेंट करनी है, और मनी वैल्यू ऑफ टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट की, ये भी आपने जो है वो अच्छे से कर लेनी है। क्लियर हो गया।
इसके बाद स्टूडेंट्स गुडविल आ जाता है। गुडविल क्या होता है? गुडविल का मतलब है बिज़नेस की अच्छी रेपुटेशन, यानी फेम मिल जाना, शोहरत जो सालों तक जो है वो ईमानदारी और साफ़ सुथरा जो है वो डीलिंग से जो है वो बनाई जाती है। साफ़ सुथरा काम होता है, कोई जो है वो गड़बड़ नहीं करते वो। जब कस्टमर को ट्रस्ट हो जाता है कि ये बिज़नेस हमेशा जो है वो क्वालिटी और ईमानदारी से जो है वो काम करता है, तो वो जो है शोहरत एक जो एसेस्ड बन जाती है उनकी, ठीक है, कीमती चीज़ बन जाती है। यानी ये रेपुटेशन की वैल्यू भी बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट का जो है वो हिस्सा बन जाती है। सिंपल वर्ड में गुडविल क्या होता है कि बिज़नेस की वो कीमत जो उसकी अच्छी शोहरत की वजह से बढ़ जाती है, ठीक है। अगर दो दुकानें जैसे कि एक ही जगह पर हैं, लेकिन एक दुकानदार ईमानदारी और क्वालिटी की वजह से जो है वो मशहूर है, तो लोग उसी के पास जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो उसकी शॉप की वैल्यू ज़्यादा होगी, सिर्फ उसकी जो है वो गुडविल जो है वो अच्छी शोहरत की वजह से, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपने क्या करना है, गुडविल में, कि आपने कंप्लीट ही याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इज़ कैश इन हैंड और इज़ कैश इन हैंड आवर प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताया जाता है कि क्या कैश जो है वो इन हैंड हमारा प्रॉफिट है? नहीं। क्यों? सिर्फ कैश हाथ में आना जो है वो प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। यानी पैसा जो सपोज़ करें हमने अगर 25 रुपये का जो है वो की चीज़ बेची और 25 रुपये हमें मिले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कैश सेल से ख़र्चे भी हमें निकालने माइनस करना होता है, यानी जो हमने एक्सपेंसेस हमारे जो लगते हैं उसको भी माइनस करना होता है। फिर क्रेडिट सेल जो होते हैं वो भी ऐड करनी होती है और क्रेडिट एक्सपेंसेस को भी जो है माइनस करना होता है। सिंपल आपके पास जो एक इक्वेशन है, जैसे कि देखिए कैश सेल माइनस कैश पेमेंट, ठीक है, प्लस कैश क्रेडिट सेल माइनस क्रेडिट एक्सपेंसेस आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी एक इक्वेशन है प्रॉफिट की। आपको चीज़ें निकालनी भी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको ऐड भी करनी पड़ती हैं। मतलब प्रॉफिट का मतलब सिर्फ कैश देखना नहीं होता, बल्कि उधार की सेल्स और उधार के खर्चे भी इंक्लूड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो लॉन्ग लाइफ आइटम्स का जो है वो केस होता है कि कुछ चीज़ें जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक दिन के लिए तो नहीं होती ना, तो बल्कि लंबे टाइम तक ये यूज़ होती हैं। सो इनकी कॉस्ट एक साल में जो है पूरी नहीं लिखते, बल्कि उनकी यूज़फुल लाइफ पर जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन होती है मतलब कि, तो ये भी प्रॉफिट की जो है वो कैलकुलेशन में काउंट होता है। हाथ में मतलब पैसा आना जो है वो प्रॉफिट नहीं है, उनके लिए जो है वो चीज़ें आपने देखनी होती हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें जो है स्टूडेंट आपने ये भी कंप्लीट याद करना होगा। और एक ये इक्वेशन जो है ये प्रॉफिट की इक्वेशन है, ये लिखा हुआ है सिंपल इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वुड 10 भी। तो ये आपने याद रखना है किसकी इक्वेशन है, प्रॉफिट की इक्वेशन है। प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश सेल माइनस कैश पेमेंट प्लस क्रेडिट सेल माइनस क्रेडिट एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है बजट, ठीक है। बजट क्या होता है? फ्यूचर के जो पैसों में हमारा जो प्लान बना हुआ था बजट होता है। ज़ाहिर बात है बजट एक प्लानिंग टूल है। इसका पर्पज़ ये होता है कि इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस बनाया जाए, ठीक है। कमाई और खर्चे बराबर या बैलेंस में रहें। कैपिटल जो पैसा बिज़नेस में हम लगाते हैं उस पर जो है वो एक रीज़नेबल प्रॉफिट रिटर्न भी हमें मिलना चाहिए। अगर इनकम कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा खर्चे हो रहे हों और कम कमाई हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेने पड़ेंगे। हमें क्या करने पड़ेंगे? डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो कैसे डिसीजन होंगे? खर्चे हमें कम करने पड़ेंगे, कमाई को बढ़ाना पड़ेगा, या जो है फिर हमें लोन या नया कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट हमारे पास है कि बिज़नेस सिर्फ लोन्स पर नहीं चल सकता। लोन लेना ज़रूरी हो तो लेने पर जो है वो वापस भी करना होता है। सो आपकी जो डेफिनेशन है बजट की वो हमें क्या कहती है कि बजट असल में एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर प्लान होता है जो पैसों में जो है वो बनाया जाता है। सो सिंपल लफ्ज़ों में बजट इज़ फ्यूचर के पैसों का जो है वो प्लान है। इससे बिज़नेस अपने इनकम और एक्सपेंसेस का कंट्रोल रखते हैं और इंश्योर करता है कि प्रॉफिट भी मिले और अननेसेसरी लॉसेस भी ना हो। तो इसमें जो है वो आपने ये भी जो हाईलाइटेड और अंडरलाइन किया हुआ ये आपने यहाँ तक करना है। और ये इसकी जो लास्ट में लाइन है कि बजट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्लान ऑफ अ फ्यूचर पीरियड एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। क्लियर हो गया? ये आपने चीज़ें जो है वो याद कर लेनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका बजट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये आपने जो है वो सारा क्लियर हो गया होगा। आई होप सो आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।